अस्सलाम सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी शर्जील। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। सर वो क्या नाम है सर, जो रिले की टाइमिंग्स हैं सर वो कोई सही समझ नहीं उसकी लग रही सर। ये रिले की टाइमिंग्स की सर जो रिले का टाइम नहीं सेट करते कोऑर्डिनेशन के लिए, एक रिले कब ऑन होनी चाहिए, दूसरी ऑन कब होनी चाहिए, इस तरह। नहीं, हमने तो इसमें शर्जील काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। पर्टिकुलरली क्या चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, तो इस तरह क्लियर नहीं होना कि आपको उसमें क्या नहीं समझ आ रहा। सर मैं ई टैब के रिस्पेक्ट से कह रहा था, यानी कि वो जो यानी जब एक रिले ई टैब का तो फिर ये है ना कि हम लोग उसको लैब में करते हैं ना, तो जब हम वहाँ पे करेंगे तो अभी तो वो जारी है, कोऑर्डिनेशन ही कर रहे हैं। और लास्ट टाइम भी हमने कोऑर्डिनेशन किया था, तो यस वो सर। उस वक्त फिर पूछ लेंगे। हाँ जी अमाद।
सर ये लैब से रिलेटेड ही था। अच्छा, क्या था लैब से रिलेटेड? सर वो इसमें आपने जो हमें पिकअप का बताया था कि हम लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट और 1/3 ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फोल्ड करंट। मिनिमम, हाँ। तो सर जब हमने वो लास्ट पे अपनी रिले एक्सटेंड की थी, एक और लगाई थी बस पे, तो उसमें हमने मैक्सिमम पहले फोल्ड करंट लिया था। जो देखें, जो आपका रेडियल फीडर होता है ना, उसका जो आखिरी पॉइंट होता है आपका, मतलब ये इस तरह से नहीं है कि मतलब इसको ना एक्चुअली यानी अगर आप एक रेडियल फीडर कंसीडर कर रहे हो ना, यहाँ से आप इसको इक्विवेलेंट कंसीडर कर लें, तो अब ये आपका लास्ट जो है वो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये लास्ट स्टेशन है, यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये है कि आपने एक्चुअली जब करनी है ना क्वाड, लोड इस पे भी लगा हो सकता है और इस पे भी लगा हो सकता है, बल्कि मेरे पास इस तरह की एग्जाम्पल थी और मैं सोच रहा था कि मैं इस तरह की एग्जाम्पल आपको देता असाइनमेंट के लिए या होमवर्क के लिए। तो बहरहाल बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन है ना, उसका मतलब भी ये है कि आपने एक एंड से शुरू करना है। ये होता है कि स्टार्ट फ्रॉम वन एंड। अब कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है, तो प्रैक्टिस जो है वो ये रखी जाती है कि स्टार्ट फ्रॉम द फार एंड। जो आपके मद्देनजर, यानी वन एंड जो है ना वो फार एंड लिया जाता है। जो आपके मद्देनजर ग्रिड है, जो आप, अब लेट से मैंने आपको 3 ग्रिड्स का बताया, 1 2 3, अगली एग्जांपल में मे बी ये 4 हो जाएं और अगली एग्जांपल में मे बी ये 5 ग्रिड्स हो जाएं। तो जो फार एंड ग्रिड है ना, उस पर जो लोड आपका लगा हुआ है, फिर वहां से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। और जो बाकी पीछे की जो रिलेज है ना, उनको फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट करते जाते हो, ये तरीका होता है। अब जब इस रिले ने इसके साथ कोऑर्डिनेट होना है ना, तो फिर हमें यहाँ पर जो मैक्सिमम फॉल्ट डाटा है ना, वो हमें चाहिए होगा, ये बात है एक्चुअली। ठीक है सर। उसकी रीजन ही ये है ना कि आपने जब इसको बैक करना है ना, या इसको कोऑर्डिनेशन में सेट करना है ना, तो फिर आपको आप थोड़े करंट पर सेट नहीं कर सकते, जाहिर बात है, यू नीड सम हायर पिकअप वैल्यू, ठीक है। यानी कहा यह जाता है कि सेटिंग्स इसकी इस्तेमाल होंगी, यानी इसकी सेटिंग्स आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डाटा जो है वो इसका जो सुपरवाइजरी जोन बनता है, ये वाला, इस रिले का जो सुपरवाइजरी जोन बनता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे, ये चीज। इसी तरह अब जो पीछे वाली जो रिले है, वो फर्दर इसका जो डाटा होगा, यानी जो इसका सुपरवाइजरी जोन 2 तक बनेगा, यानी जो रिले 1 2 है, इसको आप अगर आप ऐसे कहें ना, रिले 1 2, इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन फ्रॉम ग्रिड नंबर 1 to 2 है, लाइन फ्रॉम 1 to 2 उसको ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो हम जो अपना इसमें फिर यानी जो फॉल्ट का जो डाटा होता है ना, वो फिर हम यहाँ ग्रिड पे लेते हैं। लाइन 1 to 2 का जो डाटा हमें मिलेगा, वो हमें एट 2 मिलेगा, एट ग्रिड नंबर 2। यस सर, ये तो सर लग गई थी। हाँ, तो इस तरीके से एक्चुअली हम चलते हैं। सर अब जो अगर हम ये इसी तरह अगर एक सिंगल सोर्स है हमारे पास और ये कोई इंटरकनेक्टेड भी नहीं है, तो रेडियल सिस्टम है। अब अगर रिले नंबर 3 पे हमने सेटिंग्स करनी है, तो जो रिले नंबर 3 के ऊपर फॉल्ट करंट आ रहा है, वो हम क्या रिले 2 और 1 को खुद भी सम करके करेंगे, या जो ई टैप शो कर रहा होगा 3 के ऊपर वही वैल्यू है बस? जो ई के जो 3 के ऊपर ई टैब शो कर रहा है, वही वैल्यू है, वही वैल्यू है, ठीक है। वही वैल्यू है। बाकी जो 2 की वैल्यू है वो 2 की वैल्यू है, जो 1 की वैल्यू है वो 1 की वैल्यू है।
यानी ये वैल्यूज आपस में फ़र्क है ना, जो फॉल्ट डाटा की जो वैल्यूज हैं वो 3 की फ़र्क है ना, आपस में डिफरेंस है। ठीक जो हो आप गया 3 पे इवेलुएट करते हो ना, जो वो रिपोर्ट आपको 3 की देता है वो 3 की है, जो 2 की देता है ना वो 2 की है। जैसे उसने बुक में भी एग्जांपल इस तरह से ही लिखी हुई है ना। सर। और सर उसमें एक और भी चीज़ थी कि जब इसको ट्रिप करे ना तो एक ब्रेकर मेरा जो है ना वो सर वो पता नहीं ब्लू कलर में आ रहा था, यानी कि ये कोई डिफरेंस है कलर स्कीम है कि वो जब ट्रिप हो रहा था तो बाकी ग्रीन थे और ये ब्लू एक में आ रहा था। कलर स्कीम अभी तक मेरे पास तो इस तरह की नहीं है, मे बी आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट की हो। नहीं सर, वो एक ब्रेकर जो है वो ब्लू आ रहा है, बाकी दो ग्रीन आ रहे थे। अगर जो ब्लू आ रहा है वो मे बी फिर प्राइमरी और बाकी बैकअप के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये इसका जो ब्लू वाला है वो उसका वो देख लो वो ब्रेकर कहाँ लगा हुआ है। अगर तो वो जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ ये वाला ब्रेकर है फिर तो वो उसका प्राइमरी जोन बनता है, ठीक है। अगर जो बाकी दूसरे कलर्स में आ रहे हैं वो फिर मेरा ख्याल कलर स्कीम से आपको बता रहा होगा कि ये बैकअप वाले ब्रेकर्स हैं, क्योंकि कलर स्कीम के जब तक वो लीजेंड ना दे या हमें उसका इस तरह से इल्म नहीं हो सकता कि वो क्या है। उसमें ये है कि उसमें कलर स्कीम में ना आप परेशान हो, एक्चुअली आप वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखें, वो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो रिले ऑपरेटिंग टाइम्स है ना वो आपने देखने हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो है ना मिक्स ना हो जाए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टाइम्स हों। रिले प्लस ब्रेकर एक ग्रिड का फिर दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन में नजर आए, इस तरह से है। ठीक हो गया सर। ठीक है, अच्छा अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, बल्कि परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम आगे थे कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फिल्टर। ये वाला ग्राफ जो है वो हम देख रहे थे कि जो हमने एरर्स डिस्कस किए थे कि द एरर्स ड्यू टू द सिटी, एक तो सिटी एरर है। सिटी एरर क्या होती है कि जो आपका सेकेंडरी करंट बनता है प्राइमरी का और प्राइमरी साइड का और मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का। तो यानी हमने जो लास्ट टाइम हमने चीज़ कंसीडर की थी उसमें जो है दिस इज द मेन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, यहाँ पर सिटी लगा है, यहाँ पर सिटी लगा है, तो ये हमारा जोन बन गया और ये हमारी जो है वो रिले लगी हुई है। तो अब इस ये वाली जो रिले है इसने यानी इसको फॉल्स जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है। एक तो सिटीज़ का एरर है, और जब हम सिटीज़ का एरर बताते हैं तो वो जो उसका सेकेंडरी करंट होता है, इसका सेकेंडरी करंट IS1 मान लें, इसका सेकेंडरी करंट IS2 कह लें, तो वो सिटीज़ का एरर जो है वो सेकेंडरी का जो करंट होता है उस सूरत में हम बताते हैं। एक तो ये है। फिर दूसरा ये है कि जो सिटीज़ की रेशो है, सिटीज़ की जो रेशो है वो हमें स्टैंडर्ड लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो आपका यानी इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, वो जो आपका मल्टीपल होता है स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल M, यानी ये अगर 1 वाली साइड है सर और ये ये जो 2 वाली साइड है, हाँ जी, या प्राइमरी और सर सेकेंडरी सामने है, तो वो उसका ज़रा डिफरेंस बन जाता है। जी मुइज़। सर ये जो आप एरर की सर बात कर रहे हैं सर, ये सर हमारे डिफरेंस की वजह से आता है ना, ये दरअसल सिटी 1 सिटी 2 की वजह से, क्योंकि सिटीज़ सर वो एक चीज प्राइमरी पे लगी हुई है, एक सिटीज का सेकेंडरी पे जो लगी हुई एरर है। है ना, सिटीज का जो एरर है, ये जो हमने थर्ड चैप्टर में जो पढ़ा था ना, आपका जो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है, ये जी जी वो सर। वाला सारा टॉपिक है एक्चुअली। ठीक जी सर। सर, सर बर्डन को फिर इस पे काम करवाया जाता है ना। हाँ मतलब वो बिल्कुल सारा सब्जेक्ट उसमें आता है, यानी सिटीज का जो एरर है वो जो हमने पढ़ा था 10 C X X X इस तरह से, तो सी ठीक ठीक एक सर। होता है 10 T और इस तरह से, इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और इसमें हमें पता होता है कि मैक्सिमम एरर जो है ना वो 10% ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
ये वो वाला एरर ठीक है। सर। तो आप अभी वो आगे एग्जांपल भी दे रहा है, उसमें आप जो परसेंटेज वाइज अगर एरर लो तो वो 10% आप ले सकते हो। तो ये एरर जो होता है ना, वो सिटी जो सेकेंडरी करंट दे रहा होता है ना, ये उसमें होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जी 100:5 है, तो ये एग्जैक्टली 5 नहीं हो रहा होगा, फिर ये कम होगा उससे, क्योंकि जो कुछ टैप हो रहा होता है ना मैग्नेटाइजेशन ब्रांच में, वो फिर जी सर। जो है ना वो हमें अफेक्ट करता है। और फिर ठीक जो सर। बर्डन है, बर्डन की जो नेचर होती है उसकी वजह से हमने जो चीज़ स्टडी की थी वो ये थी कि इसको हमने कहा था कि आप कांस्टेंट रख लें और बर्डन की नेचर को आप तब्दील करते रहें फ्रॉम रेजिस्टिव टू रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव और सिर्फ इंडक्टिव। इन 3 नेचर्स पे ना फिर वो एरर हमने देखा था, या जो रेशो करेक्शन फैक्टर था वो हम देख रहे थे। ये वही चीज़ है, ठीक है। फिर सिटीज़ की रेशो हमने कहा कि स्टैंडर्ड हमें लेनी पड़ती है। हम मतलब एक्चुअली ये वाला जो आपका इक्वेशन है ना, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, जी सर। इसमें जो है ना फिर यानी इसको होल्ड रखवाना या करना ताकि आपका IS1 जो है वो 2 के बराबर आ जाए, ठीक है। ये इक्वेशन जो है अगर लेकिन सर ये हाँ, प्रैक्टिकल देखा जाए तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है 2 के बराबर नहीं है। है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही बात है कि ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होता। और फिर जो तीसरा था वो था टैप, मेन टैप ऑफ द मेन ट्रांसफार्मर, यानी जो मेन आपका जो बड़ा ट्रांसफार्मर है उसकी जो टैप है वो लोड के यानी जो पीछे वोल्टेज आपका आ रहा था, लेट्स से अगर ये 132 kV टू 11 kV है, तो यहाँ पर बाज़ औक़ात 128 भी आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको अब जो टैप है वो अपना मैक्सिमम करना पड़ेगा, यानी +5% की तरफ आपको अपना टैप करना पड़ेगा, ताकि आपको जो सेकेंडरी की साइड पर जो वोल्टेज है वो पूरा 11 kV मिले, क्योंकि यहाँ पर आपका लोड लगा हुआ है। ये इंडिपेंडेंट है, यानी वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड ना ये इंडिपेंडेंट होता है, ये पीछे से जो नेटवर्क है वहां से आ रहा है। तो आप फिर इसको अपने टैप की वजह से टैप से जो TC जिसको हम लिखते हैं टैप चेंजर, इसकी अलग बाइंडिंग होती है और इससे आप जो है वो इसको मैनेज करते हो। ठीक है। तो ये है टैप सर ऑफ द ठीक। मेन ट्रांसफार्मर। तो ये अगर बदल जाएगा, ये किसको अफेक्ट करता है? एन को। ये एन को अफेक्ट कर रहा है जो यहाँ पर है। तो इस वजह से ना IS1, इसका मतलब ये है कि जो रिले है अब उसके पास एक डिफरेंशियल करंट जा रहा है, एक सर्टेन डिफरेंशियल करंट जा रहा है। और वो डिफरेंशियल करंट कब जा रहा है? व्हेन द टू सिटीज आर हैविंग द करंट इन देम। जब दोनों सिटीज में जो है ना वो करंट है, तो एक डिफरेंशियल करंट जो है वो फॉल्स टाइप का जा रहा है, जिस पर रिले को टॉर्क नहीं देना चाहिए बल्कि रेस्ट्रेन करना चाहिए। ये रेस्ट से निकला, रेस्ट्रेन, ठीक है। रेस्ट्रेन उसको करना चाहिए। ये मैंने क्या बात कही है? मैंने ये कहा है कि ये जितने भी एरर्स अभी हमने बताए हैं, ये उस वक्त रिले के पास आते हैं जब CT नंबर 1 और CT नंबर 2 दोनों से आपका करंट जा रहा होता है। बिकॉज IS, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, IS1 इज नॉट इक्वल टू IS2, विच मीन्स दैट IS1 माइनस IS2 वुड बी इक्वल टू सम फॉल्स डिफरेंशियल करंट। और ऐसे करंट को फिर हम कहते हैं रेस्ट्रेन करंट, IR हम उसको लिखते हैं, और उसको हम कहते हैं, एक और उसका नाम है, उसको हम कहते हैं थ्रू करंट। थ्रू का मतलब ये होता है जो दोनों सिटीज में हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है।
सर चले गए हैं सर लगता है। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आ जाएंगे यार, क्या होगा, इतनी भी क्या बेताबी है। और फ़हीम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यार किसी को पता है वो जो सर ग्राफ यूज करते हैं पिकअप वैल्यू के लिए, वो ग्राफ कहाँ से सर ने उठाया हुआ है, कौन सी बुक यूज हो रही है? तो यार इतना पढ़ के क्या करना आपने। आखिरी दिन यूनिवर्सिटी के चाह रहे हैं, थोड़ा एंजॉय ही कर लो। यार वो आप रिले का नाम लिख के गूगल पे सर्च करो, आ जाएगा। सर ने कहा था सेकंड या थर्ड होगा लिंक, और एक सर ने अपलोड भी किया, शायद वो होगा। सर ने अपलोड किया हुआ है LMS। ये देखो पढ़ने वाला बच्चा आ गया, माद भाई। क्या बात है? शर्जील LMS पे अपलोडेड है 51D के नाम से। ये हुज़ैफा ताहिर भी पढ़ने वाला आ गया। लैब थ्योरी। 51D LMS पे देख ले, उधर पड़ा होगा। लैब बस ठीक है जैफा, ठीक है बस। उसने नाम भी याद रखा हुआ, चेक कर। मदी के फाइनल पेपर ऑनलाइन ही होंगे ना? अ, शायद। पंजाब यूनिवर्सिटी के तो ऑनलाइन हो रहे हैं सारे के सारे फाइनल पेपर। हम्म। यार ये तो पूरी की पूरी पीडीएफ है सर, एक ही ग्राफ से कुछ बोलते थे। यार हाँ जी, सर आ गए हैं, क्या कर रहे हो? तो मेरे तो अपना कनेक्शन हो गया। जी जी सर, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो एक सेकंड। अच्छा, तो जो बात हो रही थी वो ये थी कि रेस्ट्रेंट करंट क्या है। तो दिस इज सिटी 1 एंड दिस इज सिटी 2, ठीक है। तो जो करंट इन दोनों में से गुजर गया है, यानी कि लेट्स से
ये प्राइमरी करंट है जो दोनों में से गुजर के गया। तो इसने IS1 क्रिएट किया और इसने IS2, और हम कहते हैं कि ये वाले जो दोनों करंट्स हैं इसमें आपके पास फॉल्स इंफॉर्मेशन है जो कि रिले के पास आ रही है, और इसीलिए इस करंट को, इसका हम एवरेज लेते हैं IS1 प्लस IS2/2। इसको हम कहते हैं रेस्ट्रेंट करंट या थ्रू करंट, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम एक फैक्टर लगाते हैं K का, जो कि हमें बताता है कि हमने यानी मार्जिन कितना रखना है फ्रॉम फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपके पास जो डिफरेंशियल करंट है यानी जिस पे रिले ने ट्रिप करना है, ठीक है, दैट शुड बी greater or equal to the multiple of the, सर जो ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है ट्रिप की, ये ट्रिप कंडीशन है। और ये सर वाली जो जो, हमारे पास हाँ जी पूछें। सर जो हमारे पास चेन करंट आया है सर, उसी से जरिए हम सर अपनी रिले को पिकअप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सर वो भी डिफरेंस ही आ रहा है हमारा। देखें, अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, तो ये मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर IS1 और IS2 का डिफरेंस लिया जाए, IS1 माइनस IS2, सबसे पहले तो ये डिफरेंस होना नहीं चाहिए। इट शुड आइडियली बी इक्वल टू 0। ये यस सर, आइडियल ऐसी कंडीशन में 0 होना चाहिए, जीरो, ऐसी ऐसी। ठीक है। मगर अगर डिफरेंस आ जाता है तो इसका मतलब, और जो कि है, वो है क्यों, यानी इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि IS1 इज नॉट इक्वल टू IS2। यही वो चीज है कि जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन का हमें पता बता रही है कि IS1 और IS2 आपस में ना बराबर नहीं, हालांकि सेम प्राइमरी करंट जा रहा है। और वो ठीक बराबर सर। क्यों नहीं, क्योंकि जो आपके पास ये डिफरेंस है ना, N1 इंटू कैपिटल N1 इज इक्वल टू स्मॉल N2 इंटू कैपिटल N2, ये जो डिफरेंस है, ये जो इक्वेशन है, ये होल्ड नहीं कर पा रही। इसी वजह से आपका IS1 IS2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये ठीक एक्चुअली सर। और फिर ये वाला जो करंट अब आता है ना, IS1 और IS2, इसका अगर हम एवरेज ले लें, इसको हम रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है, रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि अब टॉर्क नहीं देनी, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के एतबार से बताया जाता है कि रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि नो टॉर्क, यानी इस पे रिले जो है वो जो है यानी ट्रिप सिग्नल नहीं देगी या टॉर्क नहीं देगी। और जिस करंट पर ट्रिप देना है वो ये K के साथ मल्टीप्लाई होके इस IR का जो डिफरेंशियल करंट आपके पास आता थ्रू है, पुट करंट, उस पर आपका ट्रिप सिग्नल टिप बनेगा, सिग्नल। ठीक ठीक सर। है। तो अब इसकी ना वो एक एग्जांपल कोट कर रहा है जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की है। उसके बाद हम 3 फेज का भी देख लेंगे, क्योंकि 3 फेज में हमें वाई डेल्टा का थोड़ा सा बस ख्याल रखना होता है। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स है ना K के, वो 10, 20 या 40% हैं, ठीक है। तो जितना आपके पास वो कह रहा है कि क्लियरली अ रिले विद द स्लोप ऑफ द 10% इज फॉर मोर सेंसिटिव देन अ रिले विद द स्लोप ऑफ द 40%, क्योंकि जो 10% वाली जो रिले है ना, उसका आपका यहाँ पे आता है, यानी अगर हम अब इस ग्राफ को देखें तो आपका जो IR मल्टीप्लाई K है, इसको यानी ये यहाँ पे हम लास्ट टाइम थे कि ये ग्राफ इस तरह से बनाया। ये बड़ा अहम ग्राफ है डिफरेंशियल इंफॉर्मेशन में। इधर आपके पास जो है वो IR आ रहा है और इधर आपके पास आ रहा है ID, और ये वाला जो आपके पास सारा सेगमेंट है, ये वाला जिसमें आपके पास कई लाइंस हैं, एक लाइन आपके पास आ रही है सिटी एरर की, एक लाइन आपके पास आ रही है अंडर लोड टैप चेंजर की, एक लाइन जो है वो आपके पास आ रही है सिटी रेशो मिसमैच, सिटी रेशो मिसमैच, यानी ये 3 तरह के एरर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारी
एरर लाइन है। फिर जो हमारा ट्रिप सिग्नल है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी मिनिमम डिफरेंशियल करंट इतना होगा और वो इस तरह से बता रहे हैं। ये सारा जो रीजन है आपके पास, ये एक रिले, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, दिस इज नथिंग बट इट इज द करेक्टरिस्टिक कर्व्स या करेक्टरिस्टिक ग्राफ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल रिले। ये एक डिफरेंशियल रिले की करेक्टरिस्टिक्स है। ये हमें, जैसे हमने देखा था ना एबीबी की वो रिले का हमें ग्राफ मिल जाता है, तो वहां से हमें इसी तरह का, यानी जो ग्राफ है किसी भी रिले का, वो हमें इस तरह का मिल जाता है। तो ये वाला जो है, ये सारा रीजन जो है आपके पास, ये आपके पास ट्रिप रीजन, सही। और आपका जो डिफरेंशियल करंट है वो इस सर्टन अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, इस सर्टन अमाउंट से, और इसको हम जनरली 0.25 एम्पेयर रखते हैं, सही है। 0.25 एम्पेयर ये रिले के पास हो रहा है। इसका प्राइमरी क्या बनेगा, ये रिले करंट है, इसका प्राइमरी क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका सिटी रेशो क्या है और वो समथिंग, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि जो के फैक्टर है वो आपका 10% यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 40 जो है वो यहाँ पे है, इस तरह से। तो 10% ऑफ आई आर जो है वो आपका इस तरह से आता है, ये वाला। ठीक है, और ये इसका मतलब ये है कि रिले जो है वो सेंसिटिव है। ठीक है, यानी कि यूं कह लो कि सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि वो जल्दी ऑपरेट कर ले। द मोर सेंसिटिव, जितनी सेंसिटिविटी आपके पास ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्रिपिंग भी जल्दी हो रही। ठीक है, और वो जल्दी बन भी जाती है। उसकी वजह ये है कि एरर का बहुत थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना वो इसमें आ रहा है। एरर का बहुत थोड़ा सा परसेंटेज ये कवर कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसको ट्रिप होने में कोई भी मनाही नहीं है, जल्दी ट्रिप हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास 10%, ये हमने सिलेक्ट करना है। ये हमने कैसा सिलेक्ट करना है, यही इसी की एग्जांपल है। इसको हम देखेंगे एग्जांपल में कि ये हमने 10% कैसे लेना, 20 और 40, एक्चुअली एग्जांपल इसी चीज की है। ठीक हो गया। अगर आप 40% ले रहे हैं ना, तो उसमें आप देखोगे किस कदर परसेंटेज जो है आप एरर वाले पोर्शन की कवर कर रहे हो। ठीक है, उसमें जो आपके पास एरर वाला पोर्शन है ना, उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी आपको कम रखनी पड़ेगी, जल्दी ना ट्रिप करें। ठीक है, यानी 40% पे जो सेंसिटिविटी है ये आपको कम लेनी पड़ेगी। मैंने समझ आई? तो क्योंकि उसमें एरर का परसेंटेज बहुत ज्यादा आ रहा है, यस सर। लिहाजा हमें 40% पे लेस सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि जो रिले है वो एक सर्टन टाइम के बाद ट्रिप करे। ठीक, और जाहिरी बात है क्योंकि आप यहाँ पर देखो, उसके लिए आपको एक बहुत ज्यादा करंट रिक्वायर्ड है, एक बहुत ज्यादा डिफरेंशियल करंट रिक्वायर्ड। आप देखो 40% के लिए द अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल करंट इज वे हाई एज कम्पेयर टू द 10% और 20%। हाँ जी मोहित। सर 40% पे रिले जल्दी ऑपरेट होगी? नहीं, देर से ऑपरेट होगी, बिकॉज द, आप देखो ना, ये मैं अभी बता रहा हूँ, जो 40% है ना, उस पे आप वाई एक्सिस पे देखो तो आपको एक बहुत ज्यादा डिफरेंशियल करंट रिक्वायर्ड है। यानी इसका मतलब ये है कि रिले का डिसीजन देर बाद होगा। ठीक ठीक है, है सर। इसमें टाइम की सेटिंग नहीं होती। जैसे ही वो करंट मिल जाता है रिले को, जो कि हम पिकअप करंट कहते हैं, ये जो आईडी है, उसी वक्त रिले ट्रिप कर जाती है। इसमें टाइम की सेटिंग नहीं है, ये बात याद है, नो टाइम सेटिंग। डिफरेंशियल रिले में कोई भी टाइम की सेटिंग नहीं होती, नो टाइम सेटिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ आईडी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप के को सेट करते हैं अगर आपके पास परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है। इसमें सिर्फ आप परसेंटेज को सेट करते हैं। अगर आपने 40% सेट किया, आप देखो कि आपका डिफरेंशियल करंट एक बहुत यानी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो मिनिमम पिकअप है, यहाँ से आप यहाँ का डिफरेंस देख लें। अगर जीरो से नहीं देखना तो एक अच्छी खासी वैल्यू है जो रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि वो एरर को उसको अलग करने में एक जो टाइम दरकार है वो लगेगा, क्योंकि अब आप का सिस्टम इस तरह का है कि उसमें 40% बन चुका है। ये बात याद रखें कि जितनी परसेंटेज ज्यादा होती जाती है ना, उतना वहां पे सिटीज ज्यादा एरर दे रहे हैं, या लोड टैप चेंजर ज्यादा एरर दे रहा है, या सिटीज का रेशो मिसमैच ज्यादा आ रहा है।
ये बात होती है। जितना परसेंटेज ज्यादा है इसका मतलब ये है कि फिल्टर उतना ज्यादा करना पड़ेगा, और रिले को इसका मतलब ये है कि हमें उतना कम सेंसिटिव बनाना पड़ेगा ताकि वो एक सर्टेन करंट के बाद जाके ट्रिप करे। जितना परसेंटेज कम है इसका मतलब ये है कि उतना ही एरर पोर्शन कम है, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, 40% में ये एरर पोर्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अच्छा खासा एरर्स हैं आपके पास, जो कि सिटीज भेज रहे हैं रिले के पास, तो एक सर्टन करंट चाहिए जिस पर जाके हम ट्रिपिंग करेंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल, तो उसमें अभी आपको पता चल जाता है। सर ये वो कहते हैं कि के है ना 10 20 और जो 40 है। जी जी, वो के है, वो के फैक्टर है। अच्छा, अब वो कहता है कि लेट्स से वी हैव अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड एट 69 to 110 kV 20 MVA। अब ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, तो ये उसकी रेटिंग है। वो कहता है इट इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द डिफरेंशियल रिले विद द इनपुट टैप्स ऑफ 3 4 4.5। और ये अब हमें रिले की जो टैप्स हैं ये उसने हमें दे दी। ठीक है, ये हम देखते हैं कि हमारी कौन सी टैप बनती है। वो कहता है कि जब ट्रांसफार्मर को एक टैप चेंजर भी लगा हुआ विद अ टर्न्स रेशियो ऑफ -5% to +5% इन द स्टेप्स ऑफ 5/88%, यानी वो जो एक स्टेप है उसका या जो एक टैप आपकी उसमें है वो 5/88% की है। और 5/88 का आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट करके 0.0 समथिंग आएगा। तो वो यानी जब एक टैप एक वैल्यू या डिवीजन जिसको आप कह लो, डिवीजन जो हुई है ना, वो ये वाली परसेंटेज में। अच्छा, स्पेसिफाई द सिटीज, और मैक्सिमम वैल्यू -5% से +5%, मैक्सिमम वैल्यू, यानी इससे ज्यादा यानी आप जो है ना वोल्टेज को हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक खास परसेंटेज तक ही आप जा सकते हैं। लेट्स से 125 kV से आप 11 kV बना सकते हो, क्योंकि मेन सिस्टम तो आपका 132 kV to 11 kV है ना। अगर वो बहुत कम हो जाते हैं वोल्टेज, लेट्स से 125 हो जाते हैं, तो मे बी 5% उसको कवर कर ले, मे बी। तो उससे कम वोल्टेज हो ना तो 5% कवर ना करे, और जो -5 है वो स्वेल कंडीशन में होगा, जिसमें आप टैप्स को कम कर दोगे कि जब आपका वोल्टेज जो है ना वो 132 से ज़्यादा हो गया, लेट्स से अगर 138 kV हो गया और 140 kV हो गया, तो उस वक्त फिर आप ये वाला ऑपरेशन करोगे। स्पेसिफाई द सिटीज द पिकअप सेटिंग एंड द परसेंटेज डिफरेंशियल स्लोप, और अवेलेबल स्लोप्स आपके पास 10 20 एंड 40%, और बहुत सारा कुछ पूछ रहा है। व्हाट इज द लेवल ऑफ द फॉल्ट करंट फॉर एन अनलोडेड ट्रांसफार्मर फॉर विच द डिफरेंशियल रिले शुड नॉट ऑपरेट। ठीक है, कि ऐसा कौन सा करंट है फॉल्ट करंट का वैल्यू जिसपे रिले को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, या रिले को पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई फॉल्ट है। एक ही बात है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सिटीज को मेंशन करते हैं। सिटीज की रेशियो निकाले बगैर हमारा चारा नहीं। ठीक है, तो हम जो है इसका पहले निकालेंगे लोड करंट, और लोड करंट का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल सर फेज I = ट्रांसफार्मर है। P divided by V। हाँ, ये ना जो वैल्यू है ये अगर आप मुझे यहाँ पर बताएं ना तो मैं सर रिपोर्ट। 289.85 आ रहा है सर। हाँ, तो ये आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू MVA कितना है उसका, 20 MVA सर, 20 20 multiplied by MVA। 10⁻⁶। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 69 multiplied by 10⁻�3। 69 K हाँ, किलोवाट। प्राइमरी का क्या है 59, 69 सर, 69। 69 प्राइमरी सर। का 69 K है, और सेकेंडरी का क्या है, ये प्राइमरी है आपके पास, ये प्राइमरी फुल लोड करंट है। अंडर रूट नहीं ना सिंगल फेज आना, में नहीं आएगा हमारे ख्याल से, सिंगल सिंगल फेज में नहीं फेज आता में, सर। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है ये सिंगल फेज है। वो यही बता रहा है कि द ट्रांसफार्मर इज एक्चुअली द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज के लिए जो फॉर्मूला है ना वो S = VI बनता है सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड में। और अगर आपने फेजर पार्ट लेना तो फिर आप ऊपर स्टार लगा दोगे। आई सेकेंडरी जो है वो आपके पास बन जाएगा 20 × 10⁻⁶ बाय क्या है 1 सर 110। 110 multiplied by 10⁻�3, 110 किलो सर, 110। ठीक होगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ये वहाँ पे मेंशन्ड है, हम वहाँ से देख सकते हैं, या आप जो बता रहे थे वो क्या था 189 289.85। 289.85।
एम्पेयर, और ये वाली जो वैल्यू है सर ये 1 मिनट निकालता हूँ 181.81। सर, तो ये इसको हम 181.81 181.81 एम्पेयर। अच्छा, तो ये चूंकि स्टेप अप हो गया ना, तो जारी बात है करंट फिर कम हो गया। तो ये अब आप लोगे 300, दिस इम्प्लाइज दैट 300:5 ये बनता है आपका, और ये जो है ना वो आपका बनता है 200:5। ये आपकी सिटी की रेशियोज बन जाती हैं, ठीक है, 200:5 एंड 300:5। तो अब देख लो कि ये स्मॉल n1 है और ये स्मॉल n2 है, इस तरह से है, वो जो हम पीछे जिक्र कर रहे थे ना, ये वो चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास जो प्राइमरी करंट है, अगर वो आता है आपके पास, तो उसके लिए आपके पास जो है अच्छा, वो ये कह रहा है कि आप हाँ जी, सो दीज विल प्रोड्यूस 289। अच्छा, अब हाँ, वो इसी पे चेक कर रहा है, वो कोई डाटा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फॉल्स करंट्स हमारे इसी पे चेक हो जाएंगे। तो आप ये देखो कि 289 आ रहा था, उसका आपने 300 लिया, तो ये क्या बन जाएगा फिर, 60 सर। 5/300 मल्टीप्लाई 289.85, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 181.81 डिवाइडेड बाय 200, ये क्या बन जाएगा, सर ये फर्स्ट वाला आ रहा है 4.83 एम्पेयर। 4.83 एम्पेयर। और सेकंड वाला जो है, सर 1 मिनट मैं निकालता हूँ। 4.5452। 4.54 एम्पेयर। तो ये अभी जो ये सिटी सर का सेकेंडरी, 4.45। हाँ, इसको IS1 कह दो, और ये जो है वो आपके पास IS2 है। अब बताओ कि नॉर्मल लोड करंट है, ये आपके पास ये नॉर्मल लोड करंट है जिसपे हमने चेक किया है, ये आपने सिटीज की रेशो निकाल ली, ये वाली, ठीक है जी, और नॉर्मल लोड करंट पे जब चेक किया तो IS1 और IS2 में इधर से डिफरेंस निकल आया, और ये वाला जो डिफरेंस है ये हम कहेंगे कि ये सिटी रेशो मिसमैच है। ये वाला जो डिफरेंस अभी आपके पास आया 4.83 का और 4.54 का, ये डिफरेंस जो है ये आपका, हम ये कहलाएगा सिटी रेशो मिसमैच, सही। और अब इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश की जाएगी, तो वो इस डिफरेंस को कम करने के लिए ना रिले टैप्स का सहारा लेता है, ठीक है। अब रिले जो है ना, उसको आपने कंसीडर करना है कि वो ऐसी है कि उसमें प्राइमरी के लिए यानी प्राइमरी का करंट अलग आ रहा है और सेकेंडरी का करंट अलग आ रहा है, क्योंकि ये डिफरेंशियल रिले है, जारी बात है। आप कंसीडर कर सकते हो कि उसके इस तरह के जो है ना वो कॉइल्स हैं, ये फाइनल कॉइल है, यानी ये वाला कॉइल जो है ये प्राइमरी वाला कॉइल है, प्राइमरी आप समझ जाएं, यानी जो मेन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है, और ये वाला जो कॉइल है ये मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाला कॉइल है, और ये वाला जो है ये आपके पास डिफरेंशियल कॉइल है, सही है। तो अब आप क्या करें कि अब आप रिले के जो टैप्स हैं, मतलब जो कॉइल्स हैं, उनको ऐसा सिलेक्ट करें कि ये जो डिफरेंस है आपके पास ये कम से कम हो जाए। तो समझ आ रही बात, मैं इधर दोबारा बना देता हूँ, बुक में वो ऐसे बना रहा है, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे ऐसे। ये जो दोनों आपके पास कॉइल हैं, ये दोनों कॉइल कहलाते हैं रेस्ट्रेन कॉइल, यानी इन दोनों कॉइल्स में से गुजर रहा ऐसा करंट पे कभी भी टॉर्क नहीं बनेगा, ठीक है। टॉर्क जो बनेगा वो इस वाले करंट पे बनेगा जो कि ID होगा, सही है। यानी इन दोनों कॉइल्स में से जो ये रिले के कॉइल्स हैं, ये रिले, इसको रिले को हम ऐसे शो करते हैं, जो डिफरेंशियल रिले है ना उसको हम ऐसे शो करते हैं। एक जो कॉइल है वो प्राइमरी के साथ है, जो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, एक कॉइल जो है वो मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे लगा हुआ है, क्यों नहीं समझ आ रही। तो
दोनों का डिफरेंस जो है ना, जो रेशो मिसमैच की वजह से आया, सीटी रेशो मिसमैच की वजह से, वो हमने कम से कम करना है। उसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ रिले के कई टैप्स अवेलेबल हैं, यानी हमें तो हम ऐसा क्वाइल प्राइमरी और सेकेंडरी का सेट करते हैं कि हमें कम से कम दोनों का डिफरेंस मिल जाए। अब हम देखते हैं कि उसने में रिले का क्या दिया हो। एक का आंसर 4.83 आ रहा है और एक का 4.54 आ रहा है। तो हम ये करते हैं कि 4.54 के लिए 4.5 और 4.83 यही था, हाँ, उसके लिए 4.8, ये दोनों टैब्स आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और वो भी यही कह रहा है, वो कह रहा है कि आप ये दोनों टैब्स सिलेक्ट करें, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और वो कैसे, अभी हम इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वो बता तो रहा है, मगर हम अब बोर्ड पे कर रहे हैं तो इसको यहीं पे देख लेते हैं। तो इसको अब ज़रा क्लियर करके लिखते हैं। यानी अब एक हमारे पास आ रहा है 4.83, जो कि इस तरह आ रहा है, और जो इसमें आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 4.54। हम चाहते हैं कि ये वाला जो क्वाइल है इसको हम ले लें 4.8। ये क्या है? ये वो करंट है जो रिले के पास आ रहा है, ये वो करंट है जो रिले के पास आ रहा है। और ये क्या है? ये रिले का टैप है, और इसके लिए जो रिले का टैप हम इस्तेमाल करेंगे वो 4.5 है, यानी ये टैप है, ये रिले का टैप, और ये भी टैप है, सही। तो फिर क्या बन जाएगा अब ये, यानी इधर इधर ही ये क्या बन जाएगा, ये वाला इफेक्टिव करंट क्या बन जाएगा, 4.83 बाय 4.8, सही, और 4.54 बाय 4.5, ठीक है, समझ आई। यानी इसका मकसद ये होता है, ये वाला जो मैंने फार्मूला लिखा ये होता है कि अगर 4.83 वाला करंट एक ऐसी टैप के पास आ रहा है जो कि 4.8 एम्पियर की टैप है, तो आपके पास फाइनल यानी इफेक्टिव करंट इस कॉइल में क्या बन जाएगा? क्यों, समझ आ रही बात की? 0.03। यानी इस अब सर एक दफा दोबारा हाँ, जरा बता देंगे सर। हाँ, मैं बताता हूँ। यानी वो ये है बात कि आप इसको इस तरह से समझ लें कि यानी ये वाला जो कॉइल है ना, ये जो टैप है आपकी, ये वाली जो है, ये है 4.8, यानी ये वाली जो है इस तरह से, ये 4.8 की है, ठीक है। 4 यानी इसमें यानी हमने यूं कहा है कि और भी हमारे पास टैप्स हैं। अब हमने इसको अपने पॉइंटर को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब ये 4.8 की ये टैप है, यानी ये मतलब ये है कि यहाँ से इन होता, और यानी ये वाला जो कॉइल है ना, इसको हम कहते हैं कि जी ये आप यूं समझ लो कि इसकी रेटिंग 4.8 है, इसकी रेटिंग 4.8 है। अगर इसमें अब एक्चुअल करंट 4.83 आ रहा है, तो हमारे पास यानी इफेक्टिव करंट क्या बन गया इसकी रेटिंग के एतबार से, वो हम देखते हैं, वो हम ये डिवाइड करके देखते हैं। यानी ये आउटपुट और ये इनपुट यूं कह लें, या इसी तरह से यहाँ पर हमने डिवाइड करके देखा कि जो कॉइल की जो रेटिंग है वो तो आपके पास 4.5 है जो टैप है, लेकिन आ रहा 4.54 है। अच्छा, इसका आंसर निकालो, फिर भी पता चल जाएगा आपको। इसका आंसर निकालें जरा, क्या है? 1.006। 1.006। और इसका आंसर क्या है? 1.008। 1.008, ठीक है, 1.008। तो अब आपके पास ये डिफरेंस जो है वो काफी कम हो गया, सही। अब जो यहाँ पे जो फाइनल जो डिफरेंशियल कॉइल है ना, उसके पास ये जाएगा, ये वाला एक्चुअली, ठीक है, ये बात है। और इसको हम यूं बताते हैं कि इसको हम लिखते यूं हैं, वो इस तरह, यानी इसको मेंशन कर रहा है मल्टीप्लाई 5, और इसको भी मल्टीप्लाई 5 कर। अब ये मल्टीप्लाई 5 क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रिले लगी तो सिटी के सेकेंडरी साइड पे है ना, जो रिले है वो सिटी की सेकेंडरी साइड पे लगी है, जो कि इज एज्यूम टू गिव अ 5 एम्पियर करंट,
ठीक है ना, ऐसे ही हमने सिटी को सिलेक्ट किया ना, तो इसलिए हम ये कह देंगे कि ×5, ठीक है। इस तरह से हम इसको बताते हैं एक्चुअली, जैसे हम मल्टीपल बताते हैं ना, उस तरह से हम बता रहे हैं, यानी रिले के एतबार से हम उस तरह से बता रहे हैं। तो ये ना जो टैप होता है ना, यानी इसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप यानी हमने एक्चुअली जब ई टैप में किया ना तो ये बन जाता था, हमने इसको कभी सेलेक्ट नहीं किया। यानी ई टैप में जो आप काम करते रहे हो वो ये है कि ये बन जाता था। हम हम किस पे फोकस करते थे, हम पिकअप पे फोकस करते थे, पिकअप पे। तो जो भी रिले टैप उसके एतबार से बन जाता था वो बन जाता था। अब हम रिले टैप से इस तरफ आ रहे हैं, पिकअप की साइड पे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम टैप से पिकअप की तरफ जब जाएंगे ना, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका जो कॉइल है या जो आपकी जो टैप है वो 4.83 पे है, यानी आपने उसको 4.83 पे सेट किया हुआ है टैप, यानी आपने वो वाला कॉइल लिया हुआ एक्चुअली, ये मतलब होता है। और करंट जो है वो आपके पास 4.8 वाला करंट जो है वो आपके पास 4.83 आता है। तो इसका जो आपके पास जो रेशो है वो क्या बन जाएगी, ठीक है, ये रेशो है एक्चुअली, वो क्या बन जाएगी, सही है। तो ये एक्चुअली इस तरह से है। और फिर हम हमारे पास ये, अब इन दोनों में यानी अब बात क्या, अब ये है कि ये वाला जो कॉइल है और ये वाला जो कॉइल है, इन दोनों में ये वाले फ्लो कर रहे हैं, यानी इफेक्टिव जो बन गया ना वो 1.006 बन गया, और ये क्या बन गया, 1.008 बन गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो अब डिफरेंस बन जाएगा इन दोनों का, वो 0.002 हो गया, यानी वो बहुत कम हो गया। इसको हमने कम करना था एक्चुअली, ठीक है। ये एक सेकंड में इसको हम बुक से देखते हैं, तो मे भी कोई और एक पॉइंट हो जिससे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से है, वो कहता है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ मिसमैच बिटवीन दीज करंट, ये मिसमैच जो है ये सिटी रेशो मिसमैच है। वी मे यूज द रिले टैप ऑफ 4.8 फॉर द सिटी ऑन द प्राइमरी साइड एंड द रिले टैप ऑफ 4.5 फॉर द सिटी ऑन द सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो ये रेंज है, आप यूं भी कह सकते हो ये करंट की रेंज है, रेंज या डोमेन है करंट की। कि अब हमने ये देख लिया कि इसके पास जब हमने रिले टैप 4.8 सेट किया, तो इसका मतलब ये है कि ये करंट की डोमेन सेट हो गई है 4.8, और आ रहा अगर हमारे पास 4.83 है, तो फिर उसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि इफेक्टिव क्या बन गया करंट जो आप फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ जी मोइज। सर जो हमारी टैप है सर, उसको जो हम सिलेक्ट करते हैं सर, वो अकॉर्डिंग टू सर हम ये देखते हैं कि सर जो हमारे पास करंट आ रहा है यहाँ पे IS 1 सेकेंडरी साइड पे, सर हाँ, वो कितना आ रहा है, उससे करीब करीब टैप लेते हैं ना सर अपनी हम, जो हमें गिवन होती है। उससे करीब करीब टैप लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर। सर ये 5 के साथ ये जो उसी लिए माइनस ये उसी लिए होता है ताकि वो जो क्वाइल है ना वो इनर्जाइज हो जाए, जैसे हमने पीछे इसका कंसेप्ट पढ़ा था कि वो क्वाइल जो है ना वो इनर्जाइज हो जाए, और आगे हमें जो भी चीज रिक्वायर्ड है, टॉर्क प्लस में रिक्वायर्ड है या टॉर्क माइनस में रिक्वायर्ड है, वो हमें मिल जाए। ठीक है, ठीक सर, ठीक है सर। ये एक्चुअली कंसेप्ट इसका यही है, ठीक है। मे बी अगर मैं वो लफ्ज ना बोल पाया हूँ, यानी कंसेप्ट इसका ये है कि यहाँ पे चूंकि इसको कॉइल के एतबार से बताया जा रहा है, ये टैप आपने 4.8 का लिया, ये आपने लिया 4.5 का। इसका मकसद यही है कि जब आपके पास इतना करंट आए या इससे ज्यादा आए, यानी greater or equal to, it would be energized, positively or negatively. It depends the setting you have done.
Now in this case, we do not want it to be energized as long as we have a minimum difference of the two currents. ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये जो करंट यहां से आ रहा है उस पर ये इनर्जाइज हो जाए, नहीं, बिकॉज वो थ्रू करंट है, उस पर नहीं हम चाहते। इसलिए मैंने कहा नेगेटिव इनर्जाइजेशन से मुराद है नेगेटिव टॉर्क। टॉर्क उस वक्त बनेगा जब दोनों का एक हमें मिनिमम डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा या क्लियर डिफरेंस मिलेगा, वो भी डिपेंड, वो भी मतलब ये हम उसी तरफ अभी हमें दोनों का मिनिमम डिफरेंस मिलना चाहिए क्योंकि ये दोनों मिसमैच से आ रहे हैं। क्या 4.83 और 4.54 ये दोनों करंट्स सिटी रेशो मिसमैच से आ रहे हैं, लिहाजा हम नेगेटिव इफेक्ट चाहेंगे, नेगेटिव टॉर्क चाहेंगे और आईडी को कम से कम करना चाहेंगे। सही, तो अब ये जो करंट है ये इससे बड़ा हो गया, यानी 4.8 का टैप था, करंट आ गया 4.83। हमारे पास इफेक्टिव क्या वैल्यू बन गई इसकी, उसको हम हमेशा ऐसे डिवाइड करके देखा करते हैं, 4.83 बाय 4.8, ये क्या बन गया। इसी तरह से यहाँ पर हम 4.54 आया, सेटिंग हमारे पास 4.5 की थी, तो अब हमारे पास जो है वो जो वैल्यू है वो क्या बन गई एक्चुअली, यूं आप कह लें। ठीक है, और इसको इस तरह से भी आप कह सकते हो, मे भी आपको ये भी शायद इस तरीके से भी समझ आए, जैसे आपने पर यूनिट सिस्टम देखा है मिसाल के तौर पर, उसमें आप क्या करते हो, एक्चुअल करंट जो भी आपके पास आ रहा होता है डिवाइडेड बाय द बेस करंट। अगर आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि डिवाइड ही क्यों किया जा रहा है, तो आप इसको इस कंसेप्ट से भी समझ सकते हो कि एक्चुअली में आपके पास 4.83 आ रहा है, जबकि जो बेस करंट होता है ना, या जो बेस वैल्यू होती है पर यूनिट में, वो हमेशा रेटिंग ही होती है। तो रेटिंग आपके पास जो है ना कॉइल की, वो 4.8 है या इधर 4.5 है आपके पास। सही है, सो लिहाजा आपने इसको डिवाइड करके जो एक्चुअल जो पर यूनिट वैल्यू थी, जो कि यहाँ 1.006 और यहाँ गालबन 1.008 वो बता रहे थे आ रही है। ठीक है, और इसको अब हम फर्दर आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, क्योंकि ये रिले लगी सिटी के सेकेंडरी साइड पे। ये टोटल जो रिले है विद ऑल दीज कॉइल्स, ये रिले जो है, अब मैं इस सारी रिले को R से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये सिटी की सेकेंडरी साइड पे लगी है जो कि 5 एम्पेयर पे रेटेड है, इसलिए इस करंट को हम मल्टीपल ऑफ 5 करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अब ये बात है कि इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, वो 5 का क्या इफेक्ट उसका बनता है, वो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। सही है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अब हम देखते हैं, विच इज 0.002। सो 1.0062 इंटू 5 और अपना 1.009 इंटू 5, ठीक है, इन द रिले कॉइल्स। So thus the differential current in the relay due to the city ratio mismatch, ये 1 point, अच्छा ये 009 है, मे बी आपने शायद 008 बताया, वो शायद 8 है, ये 9 नंबर देखिए लीजिएगा, वो उसके मुताबिक 009 आ रहा है, तो वो 0.3% बन जाता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके ना तो परसेंट बनानी, मैंने बताया ना कि आप इसको पर यूनिट कंसीडर कर लेना, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको परसेंटेज में तब भी समझ आ जाएगी। ये मैं आपको दोबारा यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ये वाला जो आ रहा है, ये 1.009 ले लें, तो ये अब आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.003 का आ रहा है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आप 100 कर दो, ये 0.003 जो है ना, ये पर यूनिट है, आप इसको पर यूनिट कंसीडर कर लें, पर यूनिट, और ये वैल्यू पर यूनिट में ही होगी उस कंसेप्ट से कि एक रेटेड चीज को बेस वैल्यू लिया जाता है और उसके पास जो आ रही होती है वो एक्चुअल चीज होती है, दोनों का जो रेशो होता है वो पर यूनिट ही होता है। एक्चुअली बुक में थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि वो पिकअप को भी पीयू लिख रहा है और अब पर यूनिट को भी वो पीयू लिख रहा है, बट इट इज पर यूनिट एक्चुअली, एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू गिव यू 0.3%।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपके पास पर यूनिट वैल्यू बन गई है, और वो मल्टीप्लाई करके जो इसको 5 से लिख रहा है उसका मतलब क्या है कि आपके पास जो अब बेस वैल्यू फ्रॉम सिटी थी, बेस वैल्यू फ्रॉम सिटी, नॉट ऑफ द कॉइल, नाउ अगेन द बेस वैल्यू इज with respect to the city ratio which was 5. So base multiply by the per unit, ये ऊपर फार्मूले में देखें, base multiply by the per unit would give you the actual value. So that is why it is multiplying it with by 5. मैंने समझ आई बात की? यस सर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। सो अगेन 4.8 का जो भी आप जब भी टैप लेते हो, मैंने बताया ना, हम ई टैप में ना टैप से नहीं आ रहे थे, हम आ रहे थे पिकअप से। तो रिले का जो भी टैप सेट हो जाता था और फिर उसके पास जो एक्चुअल करंट आ रहा था वो हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि हमें देखने की जरूरत भी नहीं थी। ये डिफरेंशियल है ना, तो डिफरेंशियल में आपके पास 3 कॉइल्स बन जाते हैं। एक आपके पास दो रेस्ट्रेन कॉइल, एक प्राइमरी का एक सेकेंडरी का, जो मेन ट्रांसफार्मर्स के प्राइमरी सेकेंडरी, और एक आपके पास स्ट्रिप कॉइल बन जाता है। ये ऐसे ही हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये रेटेड बन गई अब चीज 4 अब यहाँ पर यूनिट का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि दोबारा से कि वो होता क्या, और वो यही होता है कि रेटेड चीज 4.8 है, आ रहा 4.83 है। सो द रेशियो वुड बी द पर यूनिट वैल्यू। बुक में इसको मैं अगेन बता रहा हूँ, उसने पीयू लिखा हुआ है, पर यूनिट नहीं लिख रहा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ, और दोनों का जो अब डिफरेंस है, अब आप देखो कि वो जो आईडी के पास आ रहा है इफेक्टिव, इसको आप इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हो, तो इट इज 0.3% ओनली। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 क्यों किया, क्योंकि हम वो एक्चुअल वैल्यू के लिए कर रहे हैं, वो आप लें या ना लें अलग बात है। सो 0.3, अब मैं इसको एक सेकेंड, एक हाँ, अब मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। तो पहला मेरे पास जो है अपना, कैसे लिखें इसको, कि नंबर 1 सिटी रेशो मिसमैच, सिटी रेशो मिसमैच, इस वजह से मेरे पास आ गया जी 0.3%। अब आप ये देखो, ये परसेंट बनता जा रहा है, ये बिल्कुल हम के की तरफ जा रहे हैं। के हमने क्या लेना है, के मैंने बताया था, ये के की वैल्यू सेट होती है ऊपर, मैंने ऊपर मैंने के लिख दिया हुआ। ठीक है, ये ऊपर मैंने के लिख दिया है, क्योंकि के को ही हम आई आर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। तो के, इसका मतलब ये है कि के इज नथिंग बट इट डिफाइंस द एरर परसेंटेजेस। सही, इट डिफाइंस द एरर परसेंटेजेस। उसको फिर हम थ्रू करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास उतना ट्रिप या उससे ज्यादा ट्रिप करंट हमारे पास बन जाता है। तो ये पर यूनिट में है सर? है सर ये के जो है, ये 0.3%, ये पर यूनिट में था इसको जो किया था। हाँ जी, अब हमने इसको, आप इसको पर यूनिट कंसीडर कर लें। ठीक है, अच्छा, फिर सिटी रेशो मिसमैच का ये आ गया। नंबर 2, अगर आपका सिटी जो है वो 10CXXX हो, दोनों सिटीज आपके 10C हो, तो मैक्सिमम एरर क्या बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, 10%। अगेन, मैक्सिमम एरर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द सिटी, हमने लेट से दोनों सिटीज जो हैं वो 10CXXX वाले इस्तेमाल किए, तो मैक्सिमम एरर क्या बन गया, 10%। इससे ज्यादा एरर नहीं आएगा, ये 10 हमें यही बता रहा होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है अंडर लोड टैप चेंजर। वो उसने हमें बता दिया कि मैक्सिमम आपको वो 5% देता है। वो आप नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव ही ले लेना, वो नेगेटिव वाला तो समझाने के लिए होता है कि अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया तो कम करने के लिए हम नेगेटिव वाला टैप ले जाएंगे, मगर है तो 5% ना। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या मतलब है मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्राइमरी की जो रेशियो है N1 और सेकेंडरी की जो रेशियो है N2, तो ये मैक्सिमम जो है ना वो 5% वेरी कर जाएगी। ठीक है, लेट से अगर आपने सेकेंडरी की साइड पे ये टैप लगाया है, तो सेकेंडरी के रेशियो थे 300 लेट से, तो मैक्सिमम 5% तक ये वेरी कर जाएंगे, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। ये मतलब होता है टैप चेंजर की परसेंटेज का। ठीक है, ठीक है, तो ये क्योंकि N1 जो है वो तो इंडिपेंडेंट है उस पे, और वो हाई वोल्टेज साइड है, तो उस पे आप जो है ना वो टैप ना ही लगाएं तो बेहतर है, आप लगाएं लो वोल्टेज साइड पे।
if N2 is the low voltage side, ये मैं बता दूं, मेरा ख्याल है हमारा जो केस था वो स्टेप अप था. If it is जो भी आपकी लो वोल्टेज साइड है, अप्लाई योर टैप देयर, ठीक है, क्योंकि फिर आपको जो है वो आसानी होगी. जाहिर बात है, यानी मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास 132 kV और 69 kV का ट्रांसफार्मर है, तो आप अगर इधर टैप रखेंगे तो आपको 69 kV के मुताबिक वाइंडिंग को सेट करना पड़ेगा ना, यानी वाइंडिंग का जो खर्चा होगा, वाइंडिंग की जो कॉस्ट होगी, वाइंडिंग कॉस्ट ऑफ टैप, वो आपकी 69 kV के मुताबिक होगी ना. मगर अगर तुम 132 में टैप रखोगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, और हाई वोल्टेज की वजह से और भी वैक्यूम टाइप टैप होती है या और भी तरह की टैप्स की बहुत फिर वो अलग चीज़ है मशीन डिज़ाइन की, तो इसमें कम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाएगी. तो इसलिए यहाँ पर रखो लो वोल्टेज साइड पे, ठीक है. अच्छा, तो मैक्सिमम जो टर्न्स का डिफरेंस आएगा ना वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक. तो ये टोटल क्या बन जाता है फिर 15.3%. इसमें वो ये कह रहा है कि प्लस आप सेफ्टी मार्जिन के तौर पर जो है 5% और ऐड कर लें, ठीक है. तो ये आपके पास बन जाता है 20.3%. ये के बन जाता है आपके पास. ये 5% जो है ये मजीद सेफ्टी मार्जिन है, मजीद सेफ्टी मार्जिन है, ठीक है. तो टोटल आपके पास जो है वो 20.3 का एक वो परसेंटेज जो है वो बन जाता है, ठीक है. या 20.3 का अब हमें, हाँ, हमें जो अवेलेबल है वो है 10, 20 और 40. तो 20% हम ले लेंगे, यानी के की जो वैल्यू है वो हम 20% ले लेंगे, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम अवेलेबल है, जो के की वैल्यू हमें अवेलेबल है, दिस इम्प्लाइज दैट वो 20% है. तो वो आप ये ले लो. ये क्या अवेलेबल है ये मैं आपको बता देता हूँ. ये एक्चुअली जो रिले है उसके ऊपर आपका एक सेटिंग है, जो कि नॉब है, नॉब बनी हुई है, आप यूँ कह लें, अगेन एक नॉब बनी हुई है, जो कि अब आपने 20% पे कर दिया उसको. यहाँ बना हुआ था 10, ये बना हुआ है लाइक 40, इससे मे बी यहाँ 60 भी वो दे रहा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इसमें इसका मतलब ये कि एरर्स बहुत ज़्यादा हैं. तो वहाँ पे आप डिफरेंशियल मत लगाएं, पहले देखें कि इतना क्यों एरर है. मैक्सिमम 40 तक गया है वो, इसीलिए, ठीक है. डायल छोटा कर लो, 10, 20 और 20 यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से ये आपका है, सही. तो आपने 20 को सिलेक्ट कर लिया, यानी अगर आपके जहन में ये है कि ये परसेंटेज याद रखें, जितनी ज़्यादा परसेंटेज, अब ये हमने देख ही लिया, ये सारी एरर्स की परसेंटेज ही आ रही है, तो परसेंटेज जितनी ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिस्टम है, आपको बहुत देखभाल कर ये अपना डिफरेंशियल रिले लगाना होगा, सही है उसका, क्योंकि परसेंटेज बढ़ता जा रहा है. तो फिलहाल हमारा तो 20% आ गया, सही. अब वो आगे क्या बता रहा है, वो आगे ये बता रहा है कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया. हाँ जी जी सर, ये जो 0.3 सर आपने और इसमें ऐड हुआ 15.3 हुआ है सर, 15.3 हुआ है सर. बेसिकली हमने 5% लिया ना, ये उसका हमने क्या कहते हैं, ये एन का ये सेफ्टी टर्न्स का मार्जिन जो है. हमने चेंज ये करनी है सर, सेफ्टी लो साइड मार्जिन पे, से लो मुराद वोल्टेज ये साइड. है कि कोई ऐसी चीज जो हमसे रह जाती है, ठीक है, यानी सर हमने 5 सेफ्टी मार्जिन हुआ ना सर. हाँ, मतलब ये सेफ्टी मार्जिन सर जो ये है मैं ना, 15.3 की बात कर रहा हूँ. अच्छा 15.3 की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ, इसको क्या है जी जी सर. 15.3. सर दरअसल ये 10% तो हमारा सर एरर आ गया उसमें से सर, क्या हाँ कहते जी, हैं, सिटी में से जो आ हमने गया. सर वो अपना सेट किया था. जी जी और सर ये 5% हमारा आ गया सर, अंडर लोड टैप चेंजर में से आ गया, ठीक है सर. जी 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 और सर जी. और इसमें 5% 0.3 हमने क्या पहले कहते का हैं अपने है. सेकेंडरी 0.3 पहले, ठीक है ठीक है सर, ठीक है. हाँ, वो हो गया ये सर, है, ये ठीक है. ऊपर ये जो मैंने हाईलाइट किया ना पॉइंट, या मेरा एरो भी है 0.3%, वो यहाँ से आ गया ना आपका. इसको मल्टीप्लाई बाय जी 100 सर, कर ठीक दिया है, ना, हो गया. 0.003 मल्टीप्लाई 100 0.3%, यहाँ से बन गया ना सिटी रेशियो मिसमैच से ना. तो सर ये 0.3 सेकेंडरी से लिया ना हमने. ठीक है सर. 0.3 जो है ना, ये सिटी रेशियो मिसमैच का वो आ रहा है आपके पास, ये वाला जो है ना सिटी रेशियो मिसमैच का, ये 0.3 हमने वहां से निकाला था, ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, अब ये आपका ना ये के फैक्टर है जो आपने सेट कर लिया है.
नेक्स्ट वो ये कहता है कि जो पिकअप वैल्यू है ना, जो पिकअप वैल्यू है वो स्टिल अभी हमने सेट करनी है, लेकिन उसको सेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मतलब अब जो रिले है ना उसके पास जो डिफरेंशियल जो मिनिमम जो डिफरेंशियल करंट है, यानी टिपिकली वो हम 0.25 सेट करते हैं, ठीक है। यानी 0.25 की जो सेटिंग है हमारी, जो मिनिमम जो पिकअप सेटिंग है वो हम 0.25 की करते हैं। और जो आपके अच्छा, ये इसको चेक भी करके दिखा रहा है कि 0.25 जो है उसका मतलब क्या है और आपके 20% का क्या मतलब है, ये वहां पे अभी हमें बात क्लियर हो जाएगी, सही है। या अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी ये काम किया है, मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, आपने ये ले लिया है, तो एक बंदा ये कहता है, ये ग्राफ था ना ऐसे, ये था ना ट्रिप रीजन सारा आपके पास, ठीक है। तो एक बंदा कहता है कि भाई ये वैल्यू क्या बन रही है, ये वैल्यू क्या बन रही है, ये वाली, ये तो मिनिमम पिकअप वैल्यू है, ये तो होनी चाहिए ना, ये तो ग्राफिक, ये वैल्यू क्या बन रही है इसके मुताबिक, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये आईडी की वैल्यू क्या है, ये आईडी की वैल्यू क्या है, ये मैंने निकालनी है, सही। तो वो ये कहता है कि जनरली हम जो है ना 0.25 ले लेते हैं, यानी वो एक बात बता रहा है, ठीक है, कि जनरली हम जो है वो 0.25 की जो एक वैल्यू है वो हम लेते हैं। और वो अच्छा, या तो अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आप इस टिपिकल वैल्यू से मुत्तफिक नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं, तो ये जैसे उसने बताया ना, वी मे सिलेक्ट द लाइटेस्ट अवेलेबल सेटिंग, अ टिपिकल वैल्यू इज 0.25 एम्पेयर, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि एक मिनिमम वैल्यू है, उससे नीचे तो बिल्कुल भी रिले ट्रिप नहीं करेगी, 0.25 एम्पेयर वो वाली वैल्यू है। तो अगर आप ये कहते हैं कि यानी कि नहीं, हमने तो अपना जो परसेंटेज निकाली है उसके मुताबिक हमने देखना है कि हमारा जो ट्रिप रीजन है वो क्या बनता है, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसने यही वाली वैल्यू क्यों ली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो ग्राफ से खुद ही वाज़ेह ही हो रही है। ये देखो, ये मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू है, तो ये सारा रीजन है तो ट्रिप का ही ना। तो आप अगर मिनिमम वैल्यू भी ले लेते हैं तो आप गलत नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आपने अपना एक ट्रिप रीजन वाज़ेह, फिर आप कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है ना कि आपने ये मार्क कर लिया है कि जो है ये आपका एक ट्रिप रीजन बन रहा है, सर ये 0.25 आपने 20 के अकॉर्डिंगली उठाया ना ये है? सर 0.25 एम्पेयर जो सर ट्री वैल्यू लिया आपने मिनिमम, सर ये 20% के हाँ, अकॉर्डिंगली उठाया ना सर ये? नहीं 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 नहीं, ये टिपिकल वैल्यू है, नहीं नहीं नहीं, ये टिपिकल है, टिपिकल मतलब फ्रॉम गुड प्रैक्टिस, नहीं नहीं, ये इसके मुताबिक नहीं है। मैंने बताया इसके मुताबिक जो वैल्यू है ना वो आपको डिजाइनर देगा, जो डिजाइनर का जो ग्राफ है ना उससे आपको मिलेगी वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपका ये वाला जो रीजन है ये ट्रिप वाला बन रहा है। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको जब तक प्रॉपर ग्राफ नहीं आपके पास होगा, हाउ कैन यू सी कि ये क्या बन रहा है, ये दिस ग्राफ शुड बी, वी शुड हैव दिस ग्राफ। ये जो मिनिमम पिकअप है ना, ये क्या चीज है इसको समझो, मेरा ख्याल है इस पे कंफ्यूजन हो रही है। देखें, आप ग्राफ को समझें, इधर आपका आईडी है, ये ग्राफ आपने एक लाइन वो रिप्रेजेंट करनी है जो एरर लाइन है, ये बात समझ आती है। एक आपने वो लाइन वाजिया करनी है जो ट्रिप लाइन है, सही। ट्रिप लाइन और एरर लाइन के दरमियान एक मार्जिन है, हो गई बात, ये समझ आ जाती है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो ट्रिप लाइन है ये आप जीरो से शुरू कर रहे हो, इसका कोई तुक बनता है? इसका मतलब ये है कि जब आईडी जीरो है तब भी ट्रिपिंग हो रही है, तो ट्रिप लाइन आपने गलत दिखाई। ट्रिप लाइन को तो आपको यहां से शुरू करवाना चाहिए था। क्यों नहीं समझ आ रही बात? यस सर आ रही सर है। ये ट्रिप लाइन का नहीं समझ आ रहा है, जीरो से क्यों नहीं शुरू करवाई, तो क्या है? ट्रिप लाइन जो है वो जीरो से शुरू नहीं करवानी, मैं ये बता रहा हूं। देखें, जब आपका आईडी एक सर्टेन वैल्यू पे होगा, एक सर्टेन वैल्यू पे होगा तो ही ट्रिप सिग्नल जाएगा ना, ये बात हो रही है। जब आपका आईडी एक सर्टेन वैल्यू पे होगा तो ट्रिप,
इसका मतलब ये है कि आप जो ट्रिप लाइन है ना उसको आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको उसको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई ना कोई मिनिमम पिकअप वैल्यू आपको कुछ ना कुछ वाजिया करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि डिजाइनर, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप 20% लेते हो तो आपका ये वाली वैल्यू क्या बनती है और ये रीजन आपका क्या आ रहा है, ट्रिप रीजन जो है ये आपके पास क्या आ रहा है। सही है जी सर, ठीक है। जी सर, ठीक है, ये जी सर, आप कह ठीक लो है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर वो मिनिमम पिकअप है तो ये मैक्सिमम है और ये आपका रीजन। अगर आप 30% में आते हो, मे बी अगर वो अवेलेबल हो तो आप इधर आ रहे हो। अब ये मिनिमम पिकअप से लेकर यहाँ तक ये आपका रीजन बड़ा बन जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू ये बन जाएगी आपकी। सही है, तो मिनिमम पिकअप क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वो डिजाइनर को बताना पड़ेगा टेस्ट करके अपनी रिले के ऊपर कि रिले को जो मिनिमम करंट है पिकअप का वो इतना चाहिए, वरना तुक नहीं बनता। यहाँ से ना ग्राफ स्टार्ट होगा, ना उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स वो हमें देगा वो वायबल होगी। क्योंकि अगर आप ट्रिप वाली वैल्यू या ट्रिप वाली कर्व आप 0 से स्टार्ट करोगे तो मज़ा का खेज बात होगी, ये बात है। तो इसलिए इसको एक मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है, वो हमें डिजाइनर बताएगा। ठीक हो गया सर। और वो सर बात जो है। हम अपनी मैक्सिमम पिकअप सर अपनी सेलेक्ट हाँ, करेंगे सर, वो कुछ कहाँ से निकाल लेंगे सर? वो परसेंटेज से आ रही है ना, वो आपकी परसेंटेज से आ रही है। ये जो ठीक आपने सर। परसेंटेज निकाली ना, ये देखो ना, ये जो आपने परसेंटेज निकाली ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना। जी सर, लेकिन और सर इस इसका हमें टेबल देखना हाँ, पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली। जी जी, ये ग्राफ से, ये मैंने ऊपर लिख दिया कि ये डिजाइनर का ग्राफ आपको होगा तो आप देख सकते हैं ठीक कि हो ये गया वाली सर। वैल्यू क्या आई है। ठीक हो। सही है, देखें, बात सुने आप। ये शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग सोच रहे थे कि हमारे पास जो है ना वो के निकलाएगा तो के के बदले के के साथ हमें पता चल जाएगा अपना आईडी की वैल्यू का। ऐसा नहीं है, के के साथ आईडी की वैल्यू का थोड़ी ना पता चलेगा। के को जब तक आई आर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे तो तुम्हें ये वैल्यू कैसे पता चलेगी? यस सर, ठीक बात है। समझ आ रही? तो यस सर। के तुमने सिर्फ सेट कर लिया, यानी ये सेटिंग भी अगर मेरे पास डिफरेंशियल रिले में के की सेटिंग है तो आपने के को सेट कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम पिकअप की जो वैल्यू, वो जो टिपिकल बात कर रहा है ना, क्योंकि वो किसी रिले की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर कि मैं एबीबी की बात कर रहा हूँ, एलएसटिप नहीं, वो इसीलिए कह रहा है कि जनरली द मिनिमम पिकअप इज टेकन एज 0.25 पिकअप या एम्पेयर, 0.25 एम्पेयर। सही है, जी सर, ठीक है। वो ये बात कर रहा है। तो अब वो ये कह रहा है कि 0.25 एम्पेयर। अच्छा, ये टर्शरी वाली बात जो है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा कि वो कह रहा है कि अगर अभी टाइम जरा ज्यादा हो रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इधर आ जाऊँ जो ये लास्ट उसने बताया। कहता है विद 0.25 एम्पेयर पिकअप सेटिंग द प्राइमरी करंट। अब आपने रिले से प्राइमरी पिकअप की तरफ जाना है, ये रिले पिकअप है, 0.25 एम्पेयर है। आपको पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिले की पिकअप वैल्यू है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द प्राइमरी पिकअप वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या है, वो कहता है कि अगर मैं प्राइमरी साइड की बात करूं जो कि 69 केवी साइड है आपकी, तो इसमें यानी इसको आप कैसे इवेल्युएट करोगे, यहां से आप वापस आओगे। वापस कैसे आओगे, यहां से देखना शुरू करो। 0.25 को वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 4.8/5, ठीक है। यानी 4.8/5 उसने क्यों किया, क्योंकि आपने जो टैब सिलेक्ट किया था वो 4.8 का टैब है। सही है, और अब अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये 0.25 एम्पेयर जो है ये वहां पे है, उस टैब पे है, ठीक है। तो 0.25 4.8/5 ये इसलिए उसने किया। सही है, और फिर उसके बाद जो है इसको वो आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर रहा है 5/300 से, जो कि सिटी रेशो है प्राइमरी साइड की। तो आपके पास ये करंट बनता है 14.4 एम्पेयर का। सही, यानी आप यूं कह लें कि 0.25 मल्टीप्लाई 4.8/5 ये वो करंट है जो कि सिटी के पास जा रहा है, ठीक है। यानी रिले से सिटी के पास जा रहा है, और सिटी आगे उसको प्राइमरी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, वो 5/300 के तहत कर रहा है।
और टैप से सिटी के पास कैसे जा रहा है, वो 0.25 इंटू 4.8/5 जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये मैं आपको बोर्ड पे बता दूं तो आपको अभी समझ आ जाएगी सारी। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये 0.25 है, ये वाला, ये 0.25 है, ये आपका प्राइमरी है, ये क्या है 4.8 है, सही है ना। तो यहाँ पे अब आपका ये वाला जो है यहाँ पे सिटी के साथ कनेक्टेड है, जो कि ये 5 एम्पेयर पे रेटेड है। ठीक है, तो अब हम यूं करेंगे कि ये कंसीडर करेंगे कि पहले 4.8/5 उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.25 से, ये क्या बन गया, क्यों नहीं समझ आई बात की? यस सर। कि यानी ये ना यूनिटरी मेथड लग गया कि जब आपके पास 5 एम्पेयर था, अब एज्यूम करें कि जब आपके पास यहाँ पे 5 एम्पेयर था तो वो आपके पास 4.8 एम्पेयर का टैप था। जब आपके पास जो है 0.1 आ गया तो 4.8/5 हो गया, सही है। और फिर अब आपके पास जो है जब 0.25 आ गया, 0.25, तो ये 0.25 जो है ये अब आपके पास यहाँ सिटी को मिल रहा है फ्रॉम दिस पिकअप कॉइल, ये पिकअप कॉइल है, फ्रॉम द पिकअप कॉइल टू द सिटी, फ्रॉम पिकअप कॉइल टू सिटी, ये करंट की कैलकुलेशन हो रही है फ्रॉम पिकअप कॉइल टू सिटी, ऐसे है। क्यों जी, समझ आई? यस सर। और इसको अगर आप इस तरीके से देखना चाहो जो कि पर यूनिट का है, तो मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये ज़्यादा इजी है टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग मुझे इनपुट देंगे तो मुझे पता चलेगा कहाँ कंफ्यूजन है। यस सर। ये अब आपका सिटी को मिल गया ना, उसके बाद ये सारा करंट जो भी आएगा, अब आप यूनिटरी मेथड दोबारा, मैं इसलिए यूनिटरी मेथड लगा, अब आप यूनिटरी मेथड दोबारा लगा सकते हैं कि 5 था तो 300 था, 1 है तो 300/5 आ गया, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यूनिटरी मेथड इसी को कहते हैं। ये सेकेंडरी है सिटी का, ये प्राइमरी है सिटी का। कि सिटी के सेकेंडरी पे पहले 5 एम्पेयर अगर था तो 300 बन रहा था 1, तो ये, और अगर सिटी के सेकेंडरी पे जो रिले है वो इतना करंट सेंड कर रही है, कितना 4.8/5 इंटू 0.25, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करके आपका प्राइमरी करंट बन जाता है। सही है? यस यस सर। तो ये और इस तरह से भी, लेकिन वो फिर हमने चूंकि कह दिया है कि हमने ये आप इसको मतलब आप यूं समझ सकते हो कि अगर ये अगर आप यानी इस वाली चीज को अगर आप पर यूनिट में देखना चाहो तो मे भी आप इस सूरत में देख सकते हो कि बेस वैल्यू जो है ना वो आपके पास 5 है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके पास 4.8 है, क्योंकि मैंने बताया ना अब आपने रिले से सिटी के पास जाना है। रिले से जब आप सिटी के पास जाओगे ना तो आपको ये थोड़ा सा इस तरह से विजुअलाइज करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक पर यूनिट वैल्यू बन जाती है। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि आपकी आप यूं कह लें कि 0.25 है, जब आप इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि अब इसकी बेस वैल्यू बन जाती है, तो ये एक्चुअल वैल्यू बन जाती है, क्योंकि हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है ना 0.25। तो ये इस तरह से मे बी अगर ये नहीं समझ आ रहा, हालांकि ये वैसे यूनिटरी मेथड मेरा ख्याल है ज्यादा ठीक है, ये मेरा ख्याल है ज्यादा आपको इजी टू अंडरस्टैंड है कि जब रिले के पास 5 एम्पेयर जा रहे थे फ्रॉम सिटी, तो टैप उसके पास था 4.8 का, अगर 1 था तो 4.8/5 हो गया, और अगर अब 0.25 है यानी इस टैप
यानी इस टैप के इस साथ ही ये वाला करंट रिलेटेड है ना, इस टैप या ये वाली जो टैप है इसका जो भी बहरहाल हमारे पास फाइनली आया वो 0.25 आया, ठीक है। तो 0.25 होगा अगर हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से है एक्चुअली, ठीक है। यानी तो ये आपके पास फिर इधर आ जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें तो बुक में जो आंसर आ रहा है इट इज 14.4 एम्पेयर, ठीक है। ये 14.4 एम्पेयर बनता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इससे कम करंट रिले नहीं देख पाएगी, ये मतलब है मिनिमम पिकअप वैल्यू का, यानी इससे कम करंट पे ट्रिपिंग नहीं होगी। ये 14.4 एम्पेयर इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट द रिले कैन सी। इससे कम करंट जो भी होगा, चाहे वो इंटरनल फॉल्ट की वजह से आता है, इंसिपिएंट फॉल्ट है, वो रिले पिकअप नहीं करेगी, उसका मैकेनिज्म फिर और लगाना पड़ेगा आपको। 14.4 एम्पेयर इज द मिनिमम पिकअप वैल्यू जो प्राइमरी की वैल्यू है, यानी प्राइमरी पे आपके पास कम से कम 14.4 एम्पेयर पिक हो रहा है। ठीक है, तो वो जिस तरह से बता रहा है, फॉल्ट ऑन 610 kV साइड प्रोड्यूसिंग करंट्स स्मॉलर देन दिस विल नॉट बी सीन बाय दिस रिले, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल व्यू है। हाँ जी, तो बात है तो पूछें, फिर लेक्चर एंड कर देंगे, 5 बज रहे हैं। नो सर। सर जी ये असाइनमेंट जो है सॉफ्टवेयर पे ही करें कि पेज पे करके सॉल्व करके गेम स्कैनर से भेज दें सर? हाँ नहीं, असाइनमेंट आप जैसे मर्जी कर लें, बाय हैंड कर लें, सॉफ्टवेयर पे कर लें, आपकी मर्जी है, हुई होनी चाहिए आप। मगर ये है कि अगर आप बाय हैंड करें, जरा उसको नीट एक दफ़ा लिख के, तो उसका बस कैम स्कैनर से जिस तरह आप वो PDF में ट्रांसफर करते हैं, अपना कन्वर्ट करते हैं, तो वो करके तो सेंड कर देंगे। ओके सर, ठीक है, बाय टाइम देनी है, ये ज़रूरी है। और बाकी ये है कि अभी आज वैसे कंट्रोलर साहब की ईमेल आई थी कि मिड एग्ज़ाम्स जो है ना वो होंगे, अभी जो मैंने मेल पढ़ी है, पता नहीं अब उन्होंने बहरहाल जैसे होता है कि 25 to 30% आप वेटेज रख के तो मिड एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएं। तो अभी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, डू नॉट नो। अभी वो चेयरमैन साहब ज़रूर अपना वो देते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए ये करना है, वो फिर बहरहाल बाय द टाइम पता चल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, जो ईमेल थी वो मैंने आपको बता दी। तो इसको जो है ना साथ साथ कवर करो, लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करो बाय द टाइम। तो देखो कि आज हमने एक एग्जांपल ही डिस्कस की है, वैसे मैं तो चाह रहा था कि वो 3 फेज वाला भी हो जाता, ये वाला नहीं। ये तो कुछ टॉपिक छोड़कर हम ये करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो क्योंकि अभी हमने इसको 3 फेज में नहीं देखा इस तरह से, तो ये वाला भी हमने करना, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, फील्ड में इसी तरह से ही होता है ना। तो यानी कि ये बात यह है कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। एक जो काम की आपकी एग्जांपल होती है वही आपको बहुत कुछ समझा देती है। बेशक उस पर सारा हमारा लेक्चर लग जाए, मगर ये कि कंसेप्चुअली हमें वो चीज़ समझ आनी चाहिए कि वो है क्या, हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, जी सर। ओके सर। चलें ठीक है जी, फिर आई एम एंडिंग दिस सेशन। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।